मेरे अकाउंट बात करा देता सारे वो सारे अकाउंट मेरे में चला देता दे दो दे दो दे दो हाँ जी अनिल सर नीरज सर को गाली वाली क्या हुआ
गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम एर्गोनॉमिक्स ट्रेनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे हम कि एर्गोनॉमिक्स होता है क्या है। देन एर्गोनॉमिक्स की नॉलेज लेके हम अपनी लाइफ में क्या बेटर कर सकते हैं, एडवांटेज क्या है एर्गोनॉमिक्स की नॉलेज को जानने का। और एर्गोनॉमिक की नॉलेज को जानकर हम अपना जो बैक पेन है या शोल्डर पेन या शोल्डर पेन, बैक पेन या अपर बैक पेन या बॉडी के किसी पार्ट में दर्द होता है, वो किस वजह से होता है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है अपना म्यूट पे रखिएगा, जिसको कोई क्वेश्चन पूछना है वो अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसमें हम आपको 2 वीडियो दिखाएंगे एर्गोनॉमिक्स से रिलेटेड, और बाकी पीपीटी के बताएंगे। जिसका भी अगर कोई क्वेश्चन है तो कोई पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एर्गोनॉमिक्स क्या होता है। एर्गोनॉमिक्स का मतलब होता है लॉज ऑफ वर्क, एर्गोनॉमिक्स। ये स्पेशली बेसिकली एर्गोनॉमिक्स का मतलब है कि अगर काम करते समय हम जितने भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, जैसे कुर्सी, लैपटॉप या टेबल या साइड पे भी कोई मशीन चला रहे हैं या आप गाड़ी चला रहे हैं, तो वो गाड़ी चलाते समय या बैठते समय जो भी इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हैं, वो उन सभी इक्विपमेंट को आपकी हेल्थ के जिस आपके अनुसार डिजाइन करना चाहिए, ना कि आपको उस टेबल, कुर्सी या मशीन, कार जिसमें आप चला रहे हैं उसको आप उसकी तरह एडजस्ट हो। यानी कि जैसे आप बैठना चाह रहे हैं तो आपकी कुर्सी कंफर्टेबल होनी चाहिए, आप इजीली बैठ सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुर्सी एकदम स्ट्रेट बना रखी है और आप उसपे जबरदस्ती बैठ रहे हैं जिसकी वजह से पेन हो जाता है। तो एर्गोनॉमिक्स का मतलब ये होता है कि हमें चीजों को आदमी के लिए फिट करना है, आदमी को चीजों के लिए नहीं फिट करना। तो एर्गोनॉमिक्स ट्रेनिंग करने से पहले हम कुछ आपको टर्म्स बताएंगे जो जरूरी है आपके लिए जानना। फिर उसके बाद हम एर्गोनॉमिक्स के डीप में जाएंगे, क्या क्या एर्गोनॉमिक्स के लॉस होते हैं। तो सबसे पहले जो एर्गोनॉमिक्स स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले बताना चाहिए हमारी मसल्स क्या होती है। मसल्स हमारे बॉडी के अंदर टिश्यूज होते हैं जिसके अंदर बहुत सारी सेल्स से बने होते हैं। जो भी हम काम करते हैं अपनी लाइफ में, कुछ सामान उठाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो सब मसल्स की वजह से होता है। मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सपेंशन होता है, इसकी वजह से हम कोई भी काम कर पाते हैं। तो जो हमारे बॉडी में है 639 मसल्स होती है टोटल। मसल का जो मेन काम, जैसे मैंने बताया, कोई भी काम हमारा शरीर का बिना मसल्स के नहीं हो सकता। हार्ट बीटिंग है, डाइजेशन है, ब्रीथिंग, बॉडी मूवमेंट, लिफ्टिंग, ये सब काम आपको मसल्स के थ्रू ही कर सकते हैं। आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, देन रिलैक्स होती है। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हम काम कर पाते हैं। तो मसल्स 3 टाइप की होती हैं। एक होती है स्केलेटल, जो हमारे स्केलेटन में यूज होती है, जो मसल्स जो हमारे स्केलेटन को कैच करके रखती है। दूसरा कार्डिक मसल होती हैं, जो हमारी हार्ट के अंदर जितनी मसल्स है उनको कार्डिक मसल्स बोलते हैं। तीसरा स्मूथ मसल्स होती हैं, जो हमारे डाइजेशन सिस्टम के इंटरनल पार्ट्स में यूज होती हैं। जैसे हमारा स्टोमक होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पर यूज होती है। वहां ये 3 तरह की मसल्स यूज होती है। देन इसके बाद जो मसल्स की वजह से हमारे इंजरी होती है, तो जितना भी आप पेन महसूस करते हैं गर्दन में, अपनी बॉडी के किसी पार्ट में, बैक पेन होता है, अपर बैक पेन होता है, लेग में पेन होता है, वो बिकॉज ऑफ मसल्स होता है, मसल्स के डिसऑर्डर की वजह से होता है। इसका सबसे पेन से बचने का सबसे अच्छा तरीका, मसल्स को हेल्थी रखिए, तो आप अपने ये जो पेन हो रहा है इसको आप ठीक रख सकते हैं। तो एक आपको मसल्स को हेल्थी रखना एक्सरसाइज करके, दूसरा बैलेंस डाइट खानी है, उससे आपको बड़ा इम्पैक्ट होता है मसल ओके रखने का। तो ये जिस तरह से एक मसल्स हमारे लेग, जैसे ये आपका बाइसेप्स की मसल्स है, तो मसल्स के अंदर इस तरह से टिश्यू होता है, टिश्यू के अंदर ये सेल्स होती है मसल्स की। ये एक एक सेल डैमेज होती है जब भी कोई हमारा पेन होता है, तो हमें इस सेल के लेवल पे अगर हम काम करेंगे ठीक, तो हम इसको मसल्स को रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा एक जो मसल्स के बाद होता है हमारे टेंडन होता है। टेंडन एक टिश्यू होता है जिसका काम होता है हमारी बोन्स को मसल से जो जोड़ के रखता है, उसको टेंडन बोलते हैं। एंड दूसरा होता है लिगामेंट। लिगामेंट होता है जो हमारी एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ता है, टिश्यू, उसको बोलते हैं लिगामेंट। लिगामेंट ज्यादातर आपको ज्वाइंट्स में मिलता है, इस तरह से यहाँ आपके हाथ में अंगूठे के पास जहाँ पे ज्वाइंट होगा वहां पर लिगामेंट होता है। तो कभी आप फिजियोथेरेपी के पास गए होंगे तो ज्यादातर ये टर्म्स यूज होते हैं, टेंडन्स एंड लिगामेंट। देन जो हमारी ह्यूमन मसल्स होती हैं वो एक स्प्रिंग की तरह होती है। मतलब ये नॉर्मल कंडीशन है स्प्रिंग की। जब प्रेशर बढ़ता है तो स्प्रिंग डाउन होती है, जब प्रेशर हट जाता है, जब हम फोर्स लगाते हैं तो
हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जब फोर्स हट जाता है तो वापस एक्सपेंशन होती हैं और एक्सपेंशन होके वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में। तो अगर मसल हमारी नॉर्मल कंडीशन में रहे तो उसको कोई चोट नहीं लगती। लेकिन जब भी मसल्स हमारी एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुई, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अगर उसी कंडीशन में रह गई तो उसमें इंजरी आती है। जो आप पेन महसूस करते हैं बॉडी में, वो इसलिए महसूस करते हैं कि जो आपकी मसल्स है वो एक जगह कॉन्ट्रैक्ट होके रुक जाती है। सो ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों होती है इसका हम आगे बताएँगे रीज़न्स, क्यों कॉन्ट्रैक्ट होती है, अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो कैसे ठीक कर सकते हैं वो। इसका मैं वीडियो भी दिखा देता हूँ एक आपको। ये हमारी बैक साइड का एक वीडियो का फ़ोटो है। तो मसल्स के अंदर इस ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंशन होती है और जब कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अगर ये मसल्स वापस खुलती नहीं है, तो इस तरह की नोट्स बन जाती है, गाँठें बन जाती हैं हमारी बॉडी के अंदर। इनकी वजह से आपको पेन होता है, लगातार कांस्टेंट पेन होता है। तो इसका मैं एक वीडियो दिखाता हूँ आपको, जिसमें आपको क्लियर होगा कि हमारी मसल्स किस तरह कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन करती है। तो इस वीडियो में दिखा रहे हैं अगर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है आपकी मसल्स में, तो इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि आपको पेन गर्दन में महसूस हो कंधे में, लेकिन आपका प्रॉब्लम यहाँ पर बैक साइड में है। तो जो ये पेन जहाँ पर प्रॉब्लम की वजह से किसी दूसरी बॉडी के पार्ट में होता है उसको रेफर्ड पेन बोलते हैं। तो इसमें जो इस वीडियो में दिखाया गया है, यहाँ कंधे में अपना जो शोल्डर ब्लेड्स होते हैं, यहाँ पर आपको आपकी जो मसल्स है वहाँ पे नोट्स बन गई हैं, उसकी वजह से आपको गर्दन में पेन होता है, हाथ में पेन होता है। तो एक सैंपल दिखाया गया है कि कई बार हमें पता ही नहीं लगता है कि पेन कहीं और हो रहा है और हमारी बॉडी के पार्ट्स में जो प्रॉब्लम होती है वो दूसरी जगह होती है। तो इसमें जो बोल रहे हैं अगर ट्रिगर पॉइंट कहीं पर भी एक गार्ड बनती है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसका जो पेन होता है आपका मैक्सिमम या तो हाथ में आएगा या पैर में आता है या गर्दन पे या कमर में। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो हमारी मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होती हैं, अगर आप पोस्चर गलत रखते हैं या इस पे ज़्यादा इसको रिपिटिशन में आपका बॉडी पे वेट ज़्यादा आता है, कंधे पे वेट ज़्यादा आता है या ज़्यादा यूज़ करते हैं या बिल्कुल कम यूज़ मूवमेंट होते हैं, तो इस तरह की आपकी ट्रिगर ये नोट्स बन जाती हैं, उसकी वजह से बॉडी में पेन महसूस होता है। तो ये और एक और रीज़न जो इसमें बताया गया है आपकी इमोशनल स्ट्रेस की वजह से, अगर आप स्ट्रेसफुल हैं, उसकी वजह से भी ये बॉडी में नोट्स बन जाती हैं, तो नोट्स की बनने की वजह से हमें पेन महसूस होता है डिफरेंट पार्ट्स में।
तो नेक्स्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एर्गोनॉमिक्स, एर्गो और नॉमिक्स नाम के दो वर्ड से मिलकर बना है। एर्गोन का मतलब होता है वर्क एंड नॉमिक्स का मतलब होता है नेचुरल लॉज। सो हमारे काम करने के जो लॉज होते हैं उसको एर्गोनिक्स बोलते हैं। एंड द डेफिनेशन है एर्गोनिक्स की वही है, साइंस, इट इज द साइंस एंड द आर्ट ऑफ फिटिंग द जॉब एंड द वर्क प्लेस टू वर्कर्स नीड। सो कोई भी हमारा काम है या इक्विपमेंट है जिस पर हमें काम करना है, उसको फिट करना है हमारी फैसिलिटी, ह्यूमन की फैसिलिटी के अकॉर्डिंगली, ना कि ह्यूमन को फिट किया जाए इक्विपमेंट की वजह से। इसका एग्जांपल है, जैसे आपकी कोई गाड़ी की सीट बनती है, वो सीट अगर मान लो बिल्कुल स्ट्रेट बना दिया है जो भी मैन्युफैक्चर है उसने, और आप उस पे बैठ के ड्राइव करते हैं 1-2 घंटा, तो आपकी पूरी बॉडी, आपकी कमर में पेन होने लगता है। लेकिन जो अगर वो गाड़ी की वही सीट अगर आपके एर्गोनॉमिक्स डिजाइन के अकॉर्डिंगली बनाई जाती है कि आपको बैठने में ईजी हो, तो उसको बोलते हैं, वो हमारी बैक पेन को कम से कम कर देगी। तो जो सेकंड एग्जांपल हो गया कि हम गाड़ी की सीट को फिट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू ह्यूमन नीड्स, और फर्स्ट एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, हम एक इक्विपमेंट बना रहे हैं और उसमें आदमी को फिट कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस होता है इकोनॉमिक्स एर्गोनॉमिक्स से। तो एर्गोनॉमिक का जो ऑब्जेक्टिव मैंने बताया था सबसे पहले, अगर आपको एर्गोनॉमिक्स का नॉलेज है तो आप अपना पोस्चर ठीक कर सकते हैं और आपको बॉडी पेन, बैक पेन, नेक पेन ये कम होगा, उससे आपकी एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, और आप इंजरी के रिस्क को कम कर सकते हैं कम से कम, अगर आप एर्गोनॉमिक्स के बारे में जानते हैं। सो एर्गोनॉमिक्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो सबसे जो जिन फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं उसमें है सबसे पहले वर्किंग इन ऑकवर्ड पोजीशन एंड पोस्चर्स। सो सबसे पहले हमें पोस्चर ठीक करना पड़ता है, फिर उसके बाद जिस बारे में डिस्कशन होता है प्रोलॉन्ग सिटिंग एंड स्टैंडिंग, जो आप काफी देर तक सिटिंग या स्टैंडिंग करते हैं उसका क्या इम्पैक्ट आता है बॉडी पे वो। देन बेंडिंग, रीचिंग, स्ट्रेचिंग, मतलब आप बैंड ज्यादा कर रहे हैं अपनी बॉडी को, या फिर आप बैठे हैं और अपने हाथ या पैर को स्ट्रेच ज्यादा कर रहे हैं, उसका भी इम्पैक्ट आता है आपकी बॉडी के पेन्स पे। देन ड्राइविंग फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप ज्यादा लंबे समय के लिए ड्राइव करते हैं तो भी आपकी बॉडी में पेन होता है। देन अगर हेवी लिफ्टिंग, आप जिम जिम में जाके आपकी जो नॉर्मल कैपेसिटी है उससे ज्यादा वेट उठाते हैं, उसका भी बॉडी में इम्पैक्ट आता है। इल्यूमिनेशन, अगर लाइट प्रॉपर नहीं है आपके बैठने की या रहने की जगह पर, उसका भी आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट आता है। ऑकवर्ड लिफ्टिंग, जो आप नीचे अगर सामान रखा हुआ है उसको ऊपर उठाते हैं, उसका तरीका गलत यूज कर रहे हैं, तो भी आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट आता है। देन लिफ्टिंग इन कॉम्बिनेशन विद ट्विस्टिंग, आप सामान उठा भी रहे हैं और सामान उठाते उठाते अपनी बॉडी को ट्विस्ट भी कर रहे हैं, तो उस टाइम भी आपकी बॉडी पर इम्पैक्ट आता है। देन पुशिंग, पुलिंग, कैरिंग, जब आप पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, उस टाइम भी आपको बॉडी के पोस्चर को करेक्ट रखना चाहिए। देन एक्सीडेंट, स्लिप, ट्रिप, फॉल्स, इस टाइम भी बॉडी में इंजरी होने का चांस रहता है। अगर वाइब्रेशन है या नॉइज ज्यादा है वहां पर जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं, तो भी आपका बॉडी इंजरी होने का चांस ज्यादा रहता है। रिपीटिशन, अगर आप एक ही फिजिकल वर्क बार बार रिपीटिशन कर रहे हैं और वो आपकी बॉडी में धीरे धीरे स्ट्रेस डालता है, तो वो भी आपको इंजर्ड कर सकता है। देन कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेस, एंड अगर थर्मल कंडीशन, मतलब टेम्परेचर अगर उस जगह का ओके नहीं है, तो वो भी आपकी बॉडी कंडीशन पे इम्पैक्ट डालता है। सो एर्गोनॉमिक्स की एक 1997 में स्टडी हुई थी, तो 420 लोगों पे स्टडी की गई थी, तो उसमें जो सबसे निकल के आया था, जो 63% लोगों को या तो गर्दन का पेन था या शोल्डर का पेन था, 51% को लो बैक का पेन था, और 30% को हैंड रिस्ट का पेन था। एर्गोनॉमिक्स के अंदर जो इंजरी होती है उसको जनरली बोलते हैं वर्क रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, शॉर्ट में बोलते हैं WMSD। सो ये कैटेगरी होती है इसकी वजह से इंजरी होती है हमारी बॉडी। सो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें जो इंजरी होती है उसमें दो तरह की इंजरी, वो जो इंजरी होती है उसका मेन रीजन होता है या तो आप रिपीटेटिव मोशन कर रहे हैं या आपको कंटिन्यूसली बॉडी पे स्ट्रेस आ रहा है, उसकी वजह से होती है। तो इसमें दो इंजरी जो बहुत फेमस है, वो है कार्पल टनल सिंड्रोम, ये आपके, और टेनिस एल्बो। सो कार्पल टनल सिंड्रोम में क्या होता है, आपकी जो आपके हाथ में 3 तरह की नर्व होती है, मीडियन नर्व होती है, अल्नर नर्व और रेडियल नर्व। इसमें से एक नर्व है जो आपकी मीडियन नर्व, ये प्रेस हो जाती है, उसकी वजह से आपके हाथ में पेन होता है, यहाँ पर इस मिडिल फिंगर में। इसको बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। और दूसरा टेनिस एल्बो होता है, आपकी एल्बो के अंदर पेन होने लगता है,
और ये होता है कि अगर आप ज़्यादा जैसे टेनिस के प्लेयर्स हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्रिकेटर होते हैं जिसका भी हाथ से मूवमेंट ज़्यादा होता है, उनको इस चीज़ में चांस ये इंजरी होने का चांस ज़्यादा रहता है टेनिस से। सो ये जो बॉडी पार्ट्स हमारे जिन जगह पर ज़्यादा प्रोन होते हैं, जहाँ पर इंजरी ज़्यादा हो सकती है, वो बैक, अपर और लोअर बैक में ज़्यादा चांस होता है इंजरी होने का। देन आपका नेक में ज़्यादा चांस होता है इंजरी होने का, और आपका आर्म्स एंड हैंड्स में, लेग्स एंड फीट्स में, इन जगह पर आपका एर्गोनॉमिक्स की इंजरी होने का चांस ज़्यादा रहता है। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर साइन एंड सिम्पटम्स, जो आपका पता कैसे लगता है कि आपको इंजरी होना शुरू हो गया है या हो गई है, सो उसमें आपका सबसे पहले होता है डिक्रीज आरओएम, रेंज ऑफ मोशंस। मतलब अगर आप एक चीज को 10 बार उठा सकते थे तो धीरे धीरे वो आपको 5 बार उठा पा रहे हैं उसको। इसकी वजह से आप में आपको सिम्पटम्स मिलते हैं, कि साइंस मिलते हैं कि मेरे को ये इंजरी हो रही है, एर्गोनॉमिक्स से रिलेटेड इंजरी हो रही है, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। देन नंबनेस, आपके हाथ में नंबनेस होने लगती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, टिंगलिंग होती है। आपकी जो ग्रिप है, आपके हाथ से जैसे आप ग्लास उठा रहे हैं, एकदम परफेक्ट ग्रिप बनती है, लेकिन अगर वही आपको इंजरी हो रही हो तो आपकी ग्रिप कम होती है, और कुछ केस में तो ग्लास का एक पेन भी नहीं उठाया जाता है, इतना ज़्यादा इंजरी भी होता है। स्वेलिंग होती है, पेन होता है, फटीज होता है, क्रैम्पिंग होती है। क्रैम्पिंग में जो मैंने अभी ऊपर आपको दिखाया था, जो मसल्स हैं हमारी, एक्सपेंशन होती है, एक्सपेंशन होने के बाद कॉन्ट्रैक्शन होती है, कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद वापस वो नॉर्मल जगह पे नहीं जाती, कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद वहीं जम जाती है एक जगह पे। इसीलिए आपने देखा होगा, जो हम ये जब भी किसी को चोट लगती है तो वो हीटिंग करते हैं। हीटिंग करने का एडवांटेज ये होता है कि वो जो मसल्स क्रैम्प हो गई है, एक जगह पर जम गई है, वो वापस उसको नॉर्मल पोजीशन में लाते हैं, और जब हीटिंग करते हैं उस टाइम हमें लगता है भी ठीक हो गया है, लेकिन जैसे ही वो ठंडा होता है, वो मसल्स वापस कंप्रेशन में आ जाती हैं। देन आपका जो बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उसके जो लीडिंग कॉज होते हैं, सबसे पहला कॉज होता है पुअर बैड मैकेनिक बॉडी मैकेनिक्स, मतलब आपका पोस्चर करेक्ट नहीं होता। दूसरा, आपका स्ट्रेसफुल लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन होती है, उसकी वजह से पेन होने का चांस ज्यादा रहता है। तीसरा, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। चौथा, आपका स्ट्रेंथ नहीं रहती। तो अगर आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते और आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे कम हो जाती है, आपकी बैक में लोड उठाने की क्षमता कम हो जाती है, तो बैक पेन होने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो आपको एर्गोनॉमिक्स अप्रोचेस क्या होती है, कि आपको कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पोस्चर ठीक रखना चाहिए आपको। सेकंड, आपको जो भी सामान उठाते हैं, आप नीचे से ऊपर उठाते हैं, जिम करते हैं, किसी भी तरह का वेट उठाते हैं, वो सही टेक्निक यूज करनी चाहिए। एक्सरसाइज करनी चाहिए आपको रेगुलर बेसिस पे। एक्सरसाइज करने का एडवांटेज क्या होता है, जैसे अभी हमने आपको बताया, मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होती है। सो अगर आप में से जो भी रेगुलर एक्सरसाइज करता है, उसकी मसल्स कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन होती है, तो नॉर्मल कंडीशन में रहती है। और जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, उनका ज्यादातर मसल्स धीरे धीरे कंप्रेशन में चले जाती है, इसलिए उनकी मूवमेंट और भी आउटरीच भी धीरे धीरे कम होती जाती है। देन स्ट्रेचिंग, जितना आप स्ट्रेचिंग करेंगे हाथ की, पैर की, आपका बॉडी के मूवमेंट्स की, उतनी ज्यादा आपकी मसल जो भी कंप्रेस हुई है वो वापस नॉर्मल कंडीशन में। सो जो लिफ्टिंग टेक्निक की बताते हैं, लिफ्टिंग दो तरह की टेक्निक हमें यूज करनी चाहिए। जिस तरह से अभी हम यूज करते हैं, हम सामान उठाने के लिए पैर आपके सीधा कमर मोड़ते हैं, जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया है, और उस तरह से सामान उठाते हैं। इसमें इस तरह से सामान उठाने में सबसे ज्यादा प्रेशर आपका लोअर बैक पे पड़ता है, और यहाँ इंजरी होने का चांस होता है। तो सही तरीका क्या होता है सामान उठाने का, आप अपने घुटनों को प्रेस कीजिए, कमर सीधी रखिए, बैठिए, फिर सामान उठाइए, फिर सीधे खड़े होइए घुटने के बल, और फिर आगे चलिए। मतलब कमर को आपको कमर आपका ऐसे स्ट्रेट लाइन में रहनी चाहिए, तो आपका कोई आपको इंजरी नहीं होगी सामान उठाते समय। दूसरा एक और तरीका होता है, सामान जैसे गोल्फर आपके प्लेग्राउंड में बॉल उठाते हैं, तो वो क्या करते हैं, देखिए बॉल उठाते समय उनकी भी एकदम कमर स्ट्रेट रहती है, और ये वाला पैर पीछे से उठाएंगे, और इस हाथ से आपका बॉल उठाएंगे, वो झुक के नहीं उठाते। अगर आप इस तरह से गोल्फर पोज में भी उठाते हैं, तो आपकी कमर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब मेन इसमें ध्यान रखना होता है कि हमारी जो कमर की लाइन है, ये आपकी बिल्कुल स्ट्रेट रहे, सीधी। तो ये अगर सीधी रहती है, तो आपका चांस इंजरी का कम होता है। इस गोल्फर पोज में भी यही होता है, हमारी ये बैक की लाइन स्ट्रेट रहती है, और हम एक पैर को उठाते हैं, उसकी वजह से हम नीचे झुकते हैं और सामान उठा लेते हैं, और हमारी बैक में कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
देन उसके बाद जब हम कंप्यूटर के सामने बैठते हैं तो भी हमें एर्गोनॉमिक्स में क्या क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले जो आपका आइज का लेवल है वो जितना कोशिश करिए, अगर पैरेलल है उतना अच्छा है। जितना आप नीचे की तरफ देखेंगे, स्पेशली लैपटॉप जो लोग यूज करते हैं उनका तो और ज्यादा नीचे देखना पड़ता है। तो ये आपका जो गर्दन है ये नीचे झुका के देखना पड़ता है, इसकी वजह से यहाँ पर पेन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आपका C1 से लेके C7 तक आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें मसल्स होती हैं, उसमें किसी में भी इंजरी होने का चांस होता है। तो जो लोग ज्यादातर झुक के काम करते हैं आगे की तरफ, उनमें गर्दन का पेन होना चांसेस रहता है। उस गर्दन के पेन की वजह से आपका अपर शोल्डर का भी पेन हो सकता है, और अपर शोल्डर के पेन से जो रेफर पेन अभी अपने वीडियो में दिखाया था, आपके हाथ ही में या पैर में जा सकता है। सो पहली चीज आपको ये स्ट्रेट रखना है। दूसरा, आपको बैक स्ट्रेट रखनी है। बैठते समय हाथ आपके स्ट्रेट रहने चाहिए। हाथ हमेशा टेबल पे रखें तो सबसे अच्छा है, आपको सपोर्ट मिल जाएगा हाथ का, या साइड में कुर्सी के ऊपर जो स्टैंड पे हाथ रखें। देन उसके बाद आपका जो पैर है वो 90 डिग्री इस तरह से बिल्कुल टच होना चाहिए फ्लोर पे, और ये 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए आपको। ये आपके घुटने थोड़े से नीचे होने चाहिए हमेशा आपके कमर से। तो अगर आप ये सही पोस्चर यूज करेंगे तो आपको बॉडी पेन या किसी तरह की एर्गोनॉमिक्स इंजरी होने का चांस कम रहेगा। देन जब आप कुर्सी भी यूज करते हैं हमारे ऑफिस में या कहीं, तो उसमें आप मिनिमम एर्गोनॉमिक्स के फीचर्स होने चाहिए। फर्स्ट, आपकी मूवमेंट रहनी चाहिए। आपके कुर्सी में कहीं भी आप एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकें। इसका एडवांटेज है कि आपको स्ट्रेच नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, आपकी हाइट आप एडजस्ट कर सकें इसमें। इसके बाद आपका हैंड की भी आपकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं इसमें आप। ये उसके बाद ये जो कमर है आपका पीछे का पोर्शन है कुर्सी का, आप इसको भी फोल्ड कर सकते हैं आगे पीछे, तो ये हेल्प करेगा। और ये एडजस्टेबल हैंडसेट होना चाहिए, ताकि कभी सिर लगा के बैठना हो तो बैठ सकते हैं। सो ये अच्छे एर्गोनॉमिक्स के डिजाइन के अकॉर्डिंग चेयर लेंगे तो आपको एक्सीडेंट होने का काम कम होगा, या कोई भी इंजरी एर्गोनॉमिक्स की होने का चांस कम रहेगा। देन एर्गोनॉमिक्स करते समय आपकी जो बॉडी मूवमेंट एक्सरसाइज क्या-क्या कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ शोल्डर को कर सकते हैं, शोल्डर को ऊपर नीचे इस तरह से आप कर सकते हैं एर्गोनॉमिक्स। जैसे आपके शोल्डर में पेन होता है, आप बैठे हुए हैं और आपको शोल्डर में पेन महसूस हो रहा है, तो इस शोल्डर को अप डाउन कर सकते हैं, श्रग कर सकते हैं। नेक को आप अप डाउन, लेफ्ट एंड राइट इस तरह से मूवमेंट कर सकते हैं। हाथों की आप मूवमेंट कर सकते हैं। देन आपकी बॉडी की जो हिप्स की मूवमेंट कर सकते हैं, लेफ्ट या राइट साइड कुर्सी में होकर। आपके हैंड्स की मूवमेंट कर सकते हैं ऊपर नीचे करके। इसी तरह ये बैक की अपर बैक को घुमा सकते हैं ऊपर नीचे। आप कुर्सी में बैठे-बैठे आगे की तरफ झुक सकते हैं, खड़े होके आप लेफ्ट राइट झुक सकते हैं, और गर्दन आप आगे या पीछे कर सकते हैं। सो ये स्ट्रेचेस अगर आप करते रहते हैं तो आपका चांस कम इंजरी होगी। देन एर्गोनॉमिक्स रिस्क फैक्टर्स। तो एर्गोनॉमिक्स में जो हम चेक करते हैं किस किस चीज पे हमें फोकस करना चाहिए जब हम एर्गोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं, किसी भी आदमी को जो काम कर रहा है और उसको इंजरी से बचा। तो सबसे पहले तो उसके ऊपर लोड कौन सा उठाना है उसको, या कंटिन्यूस कोई लोड है तो लोड चेक करते हैं। उसको वो काम कितनी बार रिपीटेशन करना है और कितनी फोर्स से उसको वो काम करना है। उसका पोस्चर क्या रहता है, उस जहाँ पर वो बैठा है वाइब्रेशन तो नहीं है, और जहाँ पर वो बैठा है उसमें स्ट्रेस तो नहीं है। इस तरह से फैक्टर एक एक करके चेक किए जाते हैं। उसके अकॉर्डिंगली अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप जैसे फिजियोथेरेपिस्ट में जाएंगे, तो वो पहले देख तो ठीक करेगा उस इंजरी को, और फिर अगर आप उससे पूछेंगे रूट कोज क्या होगा, तो फिर वो बताता है, आपसे पूछेगा कि आप किस तरह से बैठते हैं, चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं। तो आपको एग्जैक्ट रूट कोज पता लग सकता है कि आपको क्यों पेन हो रहा है। सो अभी तक हो गया कि अभी तक हमने बात की कि इंजरी कैसे होती है, क्यों होती है। अब इंजरी को बचा कैसे सकते हैं, तो हमने पीछे भी बताया। तो सबसे पहले काम है, अगर आप पोस्चर ठीक रखते हैं। पहली चीज पोस्चर, आपको बैठते हुए, खड़े होते हुए, चलते हुए, खड़े हुए होते हुए, और कोई भी सामान उठाते हुए, ये पोस्चर अगर आप ठीक रखते हैं तो आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है एर्गोनॉमिक्स इंजरी से बचने के लिए। देन दूसरा स्टेप आप क्या कर सकते हैं, आप डेली एक्सरसाइज कर सकते हैं। जहां भी स्पेशली आपको पेन होता है, मतलब पूरे बॉडी का एक्सरसाइज करना चाहिए, बट जहां पर भी आपको पेन हो रहा है जिस बॉडी के पार्ट पे, आप वहां पर एक्सरसाइज करें तो सबसे अच्छा है। जैसे अगर गर्दन पे हो रहा है तो गर्दन की एक्सरसाइज कीजिए। आजकल आप यूट्यूब पे देखेंगे या नेट पे देखेंगे तो काफी एक्सरसाइज मिल जाएंगी। और अगर आपको ज्यादा पेन हो रहा है तो फिर आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए, वो आपको एग्जैक्ट एक्सरसाइज बताएगा
जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा है। देन तीसरा काम आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप बैठते हैं तो कम से कम हर 30 मिनट में मूव कीजिए अपनी बॉडी को। मतलब अगर बैठे हुए हैं तो 1 मिनट खड़ा होइए, फिर वापस बैठ जाइए। अगर आप एक लेफ्ट साइड में बैठे हुए हैं तो राइट साइड में बैठिए, थोड़ा आगे पीछे होइए। मतलब टारगेट ये होना चाहिए कि आपकी बॉडी में मूवमेंट होनी चाहिए, और जिस एक मसल्स पे ज्यादा प्रेशर हो रहा है उस मसल से प्रेशर हटा के दूसरी मसल पे प्रेशर शिफ्ट किया जाए। तो आप ये आधे नहीं तो 1 घंटे के अंदर आप अगर अपनी बॉडी मूवमेंट करते रहते हैं या कुछ चलते हैं या बॉडी की पोजीशन चेंज करते हैं, तो आपको इंजरी होने का चांस कम रहता है। और तीसरा जो हमने बताया था, जो इक्विपमेंट्स जैसे चेयर, टेबल्स वगैरह यूज कर रहे हैं ऑफिस में साइड पे, वो सब इस हिसाब से होनी चाहिए कि आपको किस तरह का पेन ना हो। देन इसके बाद आपको जो पोस्चर्स रखना चाहिए वो न्यूट्रल रखना चाहिए, जहां पर आपको कम से कम स्ट्रेस हो। जैसे कि अगर आप यहाँ मैं बैठा हूँ, मैं आगे की तरफ झुक रहा हूँ तो इस समय मेरी बैक में ज्यादा पेन हो रहा है। पीछे की तरफ झुक रहा हूँ तो भी प्रॉब्लम है। जितना कोशिश हो कि स्ट्रेट अगर बैठ सकते हैं न्यूट्रल पोजीशन में, उतना अच्छा है। सेम हाथ में भी आपको, पैर में भी न्यूट्रल पोजीशन में रहना चाहिए। ये एक और स्टडी हुई थी, तो स्टडी में देखा गया कि बॉडी में पेन कहाँ-कहाँ पर होता है। तो सबसे ज़्यादा जो पेन होता है बॉडी में 70% केसेस में आया है, लोअर बैक केसेस में होता है, लोअर बैक में पेन होता है। देन 46% केसेस में आया था, नीज़ में पेन होता है। 43% केसेस में रिस्ट और हैंड्स में पेन होता है। 42% केसेस में आपका शोल्डर और नेक में पेन होता है। फिर इसके बाद जो हम कंप्यूटर में बैठते हैं या कोई भी काम करते हैं, सबसे बड़ी हम गलती करते हैं कि या तो कमर ऐसे इस तरह से आगे स्लाउच होके बैठते हैं, या फिर अपना गर्दन आगे की तरफ काफी लंबे समय तक रखते हैं, जिसकी वजह से आपको ये इंजरी होने का चांस रहता है, पेन होने का चांस रहता है फ्यूचर में। सो एर्गोनॉमिक्स रिमाइंडर्स में क्या कर सकते हैं हम, जो जब भी आप एल्बो रखते हैं, जितना कोशिश कीजिए अपने शरीर के पास रहे। मतलब काफी आपको स्ट्रेच करके कीबोर्ड पे ना जाना पड़े। जितना नजदीक है कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे, उतना अच्छा है। आपकी रेस्ट है वो कंफर्टेबल रहनी चाहिए। टेबल पे रखें या चेयर, ये स्टैंड्स पे चेयर के, सो दैट आपकी रिस्ट पर ज्यादा प्रेशर ना आए। इसके अलावा अगर आपको बैक पेन या अपर बैक पेन या लोअर बैक पेन हो गया है गर्दन का, और आपको लगता है कि आपका पोस्चर ठीक नहीं है, तो अभी मार्केट में अमेज़न पे आपको पोस्चर करेक्टर मिल सकते हैं। इनको पहनने का एडवांटेज ये होता है कि आप इसको अगर पहनेंगे और इसको पहन के जैसे ही आप आगे की तरफ झुकेंगे, तो ये वापस आपको स्ट्रेट कर देगी। आपकी अपर बैक को या गर्दन को स्ट्रेट प्रेशर आएगा आपकी बॉडी पे। तो जैसे ही आप अगर आगे गलत पोस्चर में आते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको ऑटो करेक्ट कर देगी। इसका एडवांटेज ये होता है कि आपका बॉडी पोस्चर ठीक रखना आ जाता है। लेकिन इसका कुछ केसेस में डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर आपको आदत हो गई 100% हर बार इसको यूज़ करने की, तो फिर आप इसके बिना आपको पोस्चर करेक्ट रखना मुश्किल हो जाता है। स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छा है कि अगर आपको सीखना है कि पोस्चर बॉडी का कैसे स्ट्रेट रखना है, अगर आप कॉन्शियसली नहीं रख पा रहे हैं। देन दूसरा आपका ये लैपटॉप स्टैंड आता है इस तरह से। इसका एडवांटेज ये होता है कि आप कोई लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं, आपका आई के लेवल से मैच कर देगा इसको, आपकी स्क्रीन को। सो आपका जो नेक पे या अपर बैक में या लोअर बैक में पेन होता है लैपटॉप की वजह से, वो कम कर सकते हैं। इसके अलावा ये वेस्ट पिलो आता है। वेस्ट पिलो में क्या एडवांटेज होती है कि जैसे घर पर आप बेड पर बैठे हैं या फर्श पे बैठे हैं, तो बैठते समय आपको कमर का सपोर्ट नहीं मिलता। तो इस वेस्ट पिलो का क्या एडवांटेज है, आप फर्श पे या अपना बेड पे बैठे हुए आप सपोर्ट ले सकते हैं। इससे बैक पे प्रेशर नहीं आता और आपकी बैक सही रहती है। तो जिनको भी ज़्यादा पेन होता है लोअर बैक पेन का, वो लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। देन इसके अलावा अगर आपको कॉन्स्टेंटली बैक पेन रहता है, तो इस तरह से बैक रेस्ट आता है। ये लोग काफ़ी लोग यूज़ करते हैं जिनको बैक पेन है या डिस्क प्रॉब्लम होती है, वो लोग कुर्सी के बीच में इसे रखते हैं। इससे आपका बैक पे प्रेशर कम पड़ता है। इवन आप ड्राइविंग करते समय भी इस बैक रेस्ट को रख सकते हैं पीछे। और इसके अलावा अगर आपको बैक पेन रहता है, तो मैट्रेसेस आते हैं, हार्ड मैट्रेस आते हैं, स्पेशली बैक पेन के लिए। अगर आप उस तरह के मैट्रेस पे सोते हैं, तो आपको बैक पेन होने का चांस कम है, या बैक पेन हो रहा है तो आपको कम होगा। जो नॉर्मल मैट्रेसेस में चांस रहता है कि कुछ लोगों को बैक पेन होने लगता है, तो आप अपना मैट्रेस करेक्ट चूज़ कर सकते हैं इसको।
बैक पेन की कुछ एक्सरसाइज है, अगर आपको रेगुलर बैक पेन होने लगा है तो आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो उस बैक पेन से फ्री हो सकते हैं। और अगर आपको कोई अगर कोई किसी तरह की अगर कोई पेन नहीं है और अगर आप कंटिन्यूअसली डेली सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए एक्सरसाइज करते हैं बैक पेन की, तो आपको चांस है कि आपको बैक पेन फ्यूचर में ना हो। क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ये यही काम करती है कि कोई भी आपकी मसल्स है हमेशा उनको नॉर्मल कंडीशन में ले आती हैं। अगर वो एक्सटेंशन में है तो उसको नॉर्मल ले आएंगी, कंप्रेशन में है तो वापस उसको नॉर्मल कंडीशन में ले आएंगी। सेम इस ये अपर बैक की एक्सरसाइज होती है। जितना अगर किसी को अपर बैक का पेन है तो ये अपर बैक की एक्सरसाइज करेंगे तो आपका पेन कम हो जाएगा करेंगे। और आपको बहुत ज्यादा पेन है तो आपको फिजियोथेरेपी से मिलना चाहिए, वो आपको करेक्ट डायग्नोज करके दिखाएगा कि आपको पेन किस वजह से, कौन सी बीमारी की वजह से हो रहा है और कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए ठीक रहेगी। इसके अलावा जो एक मैंने बताया था इसमें जो फैक्टर्स काम करते हैं, एक तो हमारा गलत पोस्चर होता है, एक्सरसाइज नहीं करना होता है, एक हमारी स्ट्रेस की वजह से भी हमारा जो बॉडी में पेन होता है या बैक में या लोअर बैक में पेन होता है। सो इसमें इसको बोलते हैं हम फ्लाइट और फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। तो जैसे ही कोई मुसीबत आती है, मान लीजिए कोई जानवर आ गया, शेर आ गया, कोई कुत्ता आगे पीछे पड़ गया, तो हमारे जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है हमारा, उसमें एक जो हमारा सेंट्रल नर्व सिस्टम है वो एक रिस्पॉन्स एक्टिवेट करता है हमारी बॉडी में, जिसको बोलते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो उस रिस्पॉन्स की वजह से क्या होता है, हमारे अंदर एनर्जी का लेवल एकदम बढ़ जाता है, हमारे अंदर काफी ताकत आ जाती है और हम कोशिश करते हैं या तो हम उससे लड़े या फिर वहां से भाग जाए, मतलब एक नॉर्मल कंडीशन में ना रहे। तो ये होता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। इस रिस्पॉन्स का एडवांटेज ये होता है कि हमारे पास ताकत हो जाती है उस टाइम लड़ने के लिए। स्ट्रेस जितना भी हम जैसे स्ट्रेसफुल होते हैं काम में, जैसे हमें टारगेट मिल जाता है और हमें कंप्लीट करना होता है, तो भी हम ऑटोमेटिकली फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में पहुंच जाते हैं। तो इसमें एडवांटेज ये होता है हमारे पास कि हमारा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है इसमें। ये जैसे गाड़ी में होता है पावर मोड होता है और एनर्जी मोड होता है, तो ये पावर मोड की तरह हमें एनर्जी बढ़ा देता है। तो ये एडवांटेज होता है इसका। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, अगर आप ज्यादा देर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स पे काम रहते हैं, स्ट्रेसफुल होके काम करते हैं, तो आपकी बॉडी के पार्ट्स में पेन होने लगता है और धीरे धीरे आपका एनर्जी लेवल भी कम होने लगेगा और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पेन होने लगेगा। सो ये भी एक रीजन होता है आपका एर्गोनॉमिक्स इंजरीज का। तो इसका 3 स्टेज होता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में। सबसे पहले आपका अलार्म स्टेज होता है, इसमें आपकी आंखें खुली रहती हैं, जो आपके सिम्टम्स में हम चेक कर सकते हैं। आंखें आपकी खुली रहती है, बॉडी आपकी ट्रेम्बलिंग होने लगती है, कांपने लगती है, आपकी हार्ट की बीट्स काफी तेज चलने लगती हैं, आपको पसीना आने लगता है। तो ये जो साइंस है इनसे आप पता कर सकते हैं कि आप में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में है या नहीं। तो इसकी 3 स्टेज होती हैं फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स की। पहली अलार्म स्टेज होती है। अलार्म स्टेज में क्या होता है, आपको एक बॉडी अलार्म दे देती है, जैसे आपकी हार्ट बीट हल्का सा मूव करने लगेगी जैसे ही कोई खतरा आएगा। देन रेजिस्टेंस स्टेज होती है, इसमें क्या होता है, आप कोशिश करेंगे उस खतरे से अपने आप को बचाने की। देन एग्जॉशन स्टेज होता है। अगर दोनों स्टेज लगातार आपको, मतलब बार बार आप स्ट्रेस मोड में रह रहे हैं, तो आप एक कंडीशन पे आके आपकी बॉडी फिर एग्जॉस्टेड हो जाती है, जो आपको एनर्जी मिल रही है उस मोड में वो आपको नहीं मिलती है। ये जनरली आपने देखा होगा कि जब जैसे ऑफिस या किसी भी जगह पे आपको टारगेट, जो लोग टारगेट बेस्ड काम करते हैं उनको डेली स्ट्रेस होती है, तो धीरे धीरे स्ट्रेस, तो शुरू में तो उनकी बॉडी स्ट्रेस हैंडल कर लेती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उनकी बॉडी में पेन होता है, बैक पेन या लोअर पेन होता है। उसका रीजन ये होता है आपका फ्लाइट और कंटिन्यूसली फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में रहते हैं, मोड में रहते हैं। तो ये जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, ये हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम में सिंपैथिक नर्व सिस्टम की एक्टिवेट होने की वजह से होता है। तो हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम में दो तरह के मोड एक्टिवेट होते हैं। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम, जिसमें फाइट एंड फ्लाइट मोड होता है, और दूसरा होता है पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम। उसमें क्या है आपका, ये आप फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स से हटकर वापस आप अपना नॉर्मल रेस्ट और डाइजेस्ट या रेस्ट और रिकवरी मोड में आ जाते हैं। तो इस मोड में आपका क्या होता है कि जैसे आप इस मोड में रहेंगे स्ट्रेसफुल मोड में, तो आपके कुछ हार्मोन ग्लैंड आपकी हार्मोन्स रिलीज करती है, जो कोर्टिसोल हार्मोन्स होता है। सो जितना ज्यादा कोर्टिसोल रिलीज होता है उतना ज्यादा हमारे लिए इंजरी का रीजन बनता है, और हम धीरे धीरे थकते जाते हैं, हमारी एनर्जी कम हो जाती है और इंजरी का चांस ज्यादा रहता है। तो आपकी बॉडी जनरली 20 से 60 मिनट तक रहती है इसमें फ्लाइट एंड रिस्पॉन्स में, और फिर वापस ऑटोमेटिकली आती है अगर वो खतरा टल गया है तो।
सो बेनिफिट इसका ये रहता है, आपका एनर्जी, इसका जो मैंने ऑलरेडी बताया कि एनर्जी बढ़ जाती है और आप डेंजर से सर्वाइव कर जाते हैं और आप अपने आप को तैयार कर लेते हैं कोई भी डिफिकल्ट काम करने के लिए। लेकिन नुकसान क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, क्रोनिक फटीज, आप लगातार अगर इसमें रहेंगे फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में, तो आपको बॉडी एक तरह से थक जाती है और उसकी एनर्जी लेवल कम हो जाता है, उसमें तरह तरह के पेन होने लगते हैं बॉडी में, डिप्रेशन में आ जाते हैं, फोबिया हो जाता है आपको, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज। अगर जो लोग ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं और फाइट और फ्लाइट मोड में रहते हैं, उनका डाइजेशन प्रॉब्लम भी रहता है, हेडेक रहता है, उनको हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने के चांस बढ़ जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम ज्यादा रहता है, इम्यूनो सिस्टम वीक हो जाता है उनका, बॉडी में पेन रहता है। सो इसको हम कैसे कर सकते हैं कट? इसको सबसे अच्छा कट करने का तरीका होता है, एक होता है डीप ब्रीथिंग टेक्निक। आप जितना ब्रीथिंग टेक्निक डीप ब्रीथिंग करते हैं या बेली ब्रीथिंग बोलते हैं, तो आपका जो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स है, आपके माइंड को और बॉडी को कट कर देता है। तो आपको अगर जैसे माइंड में स्ट्रेस हो रही है, उसकी वजह से आपकी बॉडी में डिफरेंट जितनी भी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सब प्रॉब्लम आप धीरे धीरे कट कर सकते हैं अगर आप डीप ब्रीथिंग लें। मतलब जैसे किसी को अभी जैसे स्टेज पे जाते हैं, स्टेज पे जाने के बाद हार्ट बीट्स होने लगता है फास्ट, अगर उसी टाइम आप 3 से 6 बार आप डीप ब्रीथिंग करते हैं, तो आप देखेंगे आपकी बॉडी मूवमेंट नॉर्मल हो गई है, चाहे आपके दिमाग में स्ट्रेस है लेकिन आपकी बॉडी में स्ट्रेस नहीं रहती। सो ये सबसे अच्छा टेक्निक है, डीप ब्रीथिंग टेक्निक, अपनी बॉडी से स्ट्रेस को अलग करने के लिए। देन दूसरा है आपका, डेली आप रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, इससे आपका काफी हेल्प मिलता है, इससे स्ट्रेस से फ्री होने में। योगा कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, प्रॉपर आप स्लीपिंग कीजिए और अपने फैमिली से डेली मीटिंग कर मिलते रहिए, फ्रेंड से मिलते रहिए, इससे भी आपको बहुत एडवांटेज मिलता है इसमें। सो जो आपको दूसरा मोड मैंने बताया था हमारी बॉडी के अंदर होता है, वो होता है पैरासिम्पैथिक सेंटर, जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, ये हमारा रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड होता है, रेस्ट एंड रिकवर मोड। इस मोड में हमारा क्या होता है, हमारे अंदर एनर्जी कम होती है लेकिन हमारे अंदर एनर्जी कंटिन्यूसली बन रही होती है और हमारी एनर्जी कंटिन्यूसली बढ़ती रहती है। सो इस मोड में अगर हम जितना ज्यादा रहेंगे, वो उतना हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, क्योंकि इस मोड में हमारी मसल इंजरी होने का चांस कम रहता है, डाइजेशन अच्छा होता है, स्लाइवा अच्छा बनता है, हमारा हार्ट रेट अच्छा चलता है, ब्रीथिंग अच्छी चलती है, हमारी बॉडी पेन कम होता है इस मोड में। तो इस मोड में आने का सबसे अच्छा तरीका है, आप मॉर्निंग में या इवनिंग में ये बेली ब्रीथिंग बोलते हैं, एब्डोमिनल ब्रीथिंग कीजिए। इसमें क्या किया जाता है कि आपका जो सांस है वो जब भी हम सांस लेते हैं अंदर, तो आपका पेट फूलना चाहिए, आपके बॉडी के चारों तरफ हिस्से, जैसे 360 डिग्री में एक मटका फूलता है, इस तरह से आपका पूरा कमर का हिस्सा फूलना चाहिए। अगर ये फूलता है तो आपका देखेंगे आपका बैक पेन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, चाहे लोअर बैक पेन है या अपर बैक पेन है। और जब हम सांस जब लेते हैं तो आपका पेट फूलना चाहिए और जब हम सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए। सो ये एक अगर सुबह अगर हम 10 से 20 बार करते हैं, तो धीरे-धीरे हमारी बॉडी को आदत हो जाती है पेट से सांस लेने की। ज्यादातर लोग देखिए, अगर आप अपनी सांस को मेजरमेंट करके रखेंगे, जिस तरह से उन्होंने हाथ और एक हाथ अपना चेस्ट पे रखिए, एक हाथ स्टोमक पे, आप देखिए सांस कैसे लेते हैं, आप चेस्ट से सांस ले रहे हैं या पेट से सांस ले रहे हैं। तो जितना आप पेट से सांस लेंगे, आप उतना ऑटोमेटिकली रेस्ट एंड रिकवर मोड में आ जाएंगे। और जो लोग ज्यादा चेस्ट से सांस लेते हैं, वो आपका फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहते हैं ज्यादा। सो उस मोड में आपका इंजरी होने का या पेन होने का चांस ज्यादा रहता है। सो इसका एक मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको, ये ब्रीथिंग का किस किस तरह से करते हैं एब्डोमिनल ब्रीथिंग। ये आपका टेक्निक से आपको कई फायदे होते हैं, मतलब एक आपका एक तो स्ट्रेस लेवल डाउन हो जाता है, दूसरा आपका किसी तरह की एर्गोनॉमिक्स इंजरी होने का चांस कम हो जाता है। Is our most efficient breath. It's also a calming breath. It taps into the nervous system and tells it to calm down.
When we were first born, if there weren't any complications, we were all born as belly breathers. As we get older, we tend to become more thoracic chest breathers, much like this. So I'm going to teach you how to breathe. तो इसमें यही बता रहे कि जब जैसे बच्चा होता है वो हमेशा पेट से सांस लेता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं स्ट्रेसफुल होते रहते हैं तो हमारी जो चेस्ट जो ब्रीथिंग टेक्निक है वो बैली ब्रीथिंग से पहुंचकर आपकी चेस्ट ब्रीथिंग पे पहुंच जाती है। सो ये टेक्निक बताएंगे भी बैली ब्रीथिंग कैसे किया जाता है। अगर ये रेगुलर करें और वापस हम बैली ब्रीथिंग पे आए तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। With your belly. Start by laying down on your back. Place one hand on your chest and one hand on your belly. Take a slow, deep breath in through your nose. Feel your belly rise. Breathe out. Feel your belly flatten. Try to keep the hand on your chest as still as possible. Repeat for 10 breaths. You may place a small object on your belly instead of your hand, and you'll notice it moving up and down. Let's move to a standing position. Put one hand on your chest, one hand on your belly. Breathe in slowly through your nose. Feel your belly rise. Breathe out. Feel your belly flatten. Try to keep your hand on your chest as still as possible. Repeat for 10 breaths. Finally, let's come to a comfortable seated position. Place one hand on your chest and one hand on your belly. Breathe in slowly through your nose. Feel your belly rise. Breathe out. Feel your belly flatten. Try to keep the hand on your chest as still as possible. Repeat for 10 breaths. Practice belly breathing in all three positions: lying down, sitting, and standing, twice daily. Complete 10 good belly breaths in each position. These are the steps to learn belly breathing. Eventually working your way up to breathing with your diaphragm while exercising. The more you practice this, the quicker diaphragmatic breathing will become your automatic breathing pattern again. तो इसमें यही दिखाया गया कि जब भी आप ब्रीथिंग करें, देखिए मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि स्टार्टिंग में जब हम करना चाहते हैं तो हमें ऑलरेडी आदत हो जाती है ब्रीथिंग करने की, कि हम नॉर्मली नहीं कर सकते। अगर आप अपना चेक करेंगे यहाँ हार्ट पे रख के और पेट पे रख के तो आपको पता लगेगा कि आप अभी भी जो ब्रीथिंग ले रहे हैं हार्ट से ले रहे हैं या पेट से लग रहे हैं। तो अगर जब शुरू में हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे अच्छा आसान तरीका होता है बेली ब्रीथिंग करने का। आप इस तरह से एक फूंक मारिए। जब फूंक मारेंगे तो आपका पेट अंदर होना चाहिए और फिर उसके बाद नोज से सांस लीजिए। सांस लेंगे तो आपका पेट बाहर आएगा। अगर ये आप 10 बार करते हैं, 10 से 20 बार सुबह रोज, एंड देन फिर धीरे धीरे दिन में भी करते हैं तो आप देखेंगे आपका काफी इंजरी कम हो सकता है और आपकी स्टोमक की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, स्ट्रेस की प्रॉब्लम आपकी कम हो सकती है। तो इतना मेरी तरफ से इतना ही था। आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग ट्रेनिंग। एंड नेक्स्ट वीक हम फिर जो ट्रेनिंग कराएंगे एक एनवायरनमेंट की कराएंगे, देन उसके बाद एक न्यूट्रिशन की कराएंगे कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं। जैसे खाने में आपका प्रोटीन के क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, विटामिन्स मिनरल्स क्या होते हैं, फैट क्या होता है, उसके बारे में बताएंगे। देन उसके बाद एक मेडिटेशन पे ट्रेनिंग कराएंगे। आप में से जो कोई मेडिटेशन सीखना चाहता है तो उसके बारे में हम बताएंगे। तो एक ये 3 ट्रेनिंग अगले 3 वीक्स में हम कराएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द ट्रेनिंग। यू कैन लीव नाउ। ट्रेनिंग खत्म हो गई तो आप लीव कर दीजिएगा, कंटिन्यूस मत कीजिए। इसकी वजह से क्या है, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो रिकॉर्ड होने के बाद काफी लंबा चला जाता है, लोग फोन करके छोड़ देते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लीव कर दीजिए।